दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है रबी की मुख्य फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शीशराम जाखड़ जी, जो कि हैं मृदा विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम जावरा से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो डॉक्टर साहब, आज हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर शीशराम जाखड़, मृदा विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम से। जैसा कि आज हम चर्चा करेंगे रबी की मुख्य फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि पोषक तत्व प्रबंधन से हम क्या समझते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हमें दैनिक आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें भोज्य पदार्थ से मिल जाती है, उसी प्रकार से पौधों को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए, वानस्पतिक वृद्धि के लिए, जड़ों की वृद्धि के लिए, उपज उत्पादन के लिए और अन्य जीवन चक्र पूरा करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। उस ऊर्जा की पूर्ति वह कुल 17 पोषक तत्वों को भोज्य पदार्थ के रूप में लेकर पूरा करते हैं। इसे प्रत्येक पोषक तत्वों की मात्रा एक समुचित मात्रा में ली जाती है, तभी जो है पोषक तत्वों की पूर्ति संपूर्ण होती है। 17 पोषक तत्वों में यदि हम बात करते हैं तो कुछ पोषक तत्व जो हैं मुख्य पोषक तत्व होते हैं, कुछ पोषक तत्व हैं सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। यदि मुख्य पोषक तत्वों की बात करी जाए तो उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। इनकी जो मात्रा है वो सूक्ष्म पोषक तत्वों की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में चाहिए रहती है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की। सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक है, आयरन है, बोरोन है, कॉपर है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है इत्यादि टोटल 17 प्रकार के पोषक तत्व हैं। इनकी एक निश्चित मात्रा ही पौधे के संपूर्ण जीवन चक्र पूर्ण करने में अपनी अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं गुणवत्ता युक्त के लिए हैं, कुछ पोषक तत्व हैं वानस्पतिक वृद्धि के काम आते हैं, कुछ पोषक तत्व जो हैं जड़ वृद्धि के लिए काम आते हैं। इसी प्रकार से कुल 17 पोषक तत्व मिलकर एक पौधे का जीवन चक्र पूर्ण करने में अपना अहम योगदान देते हैं और इसी को एक संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन कह सकते हैं। जी, तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और हम डॉक्टर साहब से अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि फसलों में पोषक प्रबंधन को मेंटेन करने के लिए सर किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका सर। देखिए किसान भाई, वर्तमान समय में अनुचित रासायनिक खादों का प्रयोग कर और लगातार प्रयोग करते हुए हमारी जो धरती है उसको दिनों दिन उसकी उर्वरा शक्ति है वो घटती जा रही है। इसकी उर्वरा शक्ति जो है मिट्टी की वो बनाए रखने के लिए, लंबे समय तक खेती करने के लिए, आने वाली पीढ़ियाँ खेती करने योग्य ज़मीन मिले, इसके लिए हमें निम्न बातों का किसान भाइयों को अवगत कराना आवश्यक है। जैसा कि सर्वप्रथम यदि किसान भाई संतुलित पोषक तत्वों की मात्रा करना चाहें तो सबसे पहले किसान भाई को यह होना चाहिए कि वो अपने खेत का मिट्टी परीक्षण करवाएं। मिट्टी परीक्षण प्रत्येक 3 साल में जो है किसान भाई एक बार आवश्यक करवाएं। उससे क्या रहेगा कि मिट्टी, उसके खेत की जो मिट्टी है उसकी जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि मेरे खेत में मैं बुआई करूँगा उस खेत में किसी पोषक तत्व की कमी है या अधिकता है। तो सबसे पहले बात यह है कि जो मुख्य बात है ध्यान देने योग्य वो यह है कि मृदा नमूना जांच करवाएं ताकि पोषक तत्वों की स्थिति स्पष्ट हो जाए। दूसरी मुख्य बात यह है ध्यान देने की, बुआई से 1 महीना पहले
किसान भाई खाद एवं बीज की उपलब्धता को सुनिश्चित करें कि मेरे को पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद हैं, जैविक खाद हैं जो मेरे को बुआई के समय काम में लेने हैं, उनकी मात्रा उपलब्धता को सुनिश्चित करें ताकि बुआई के समय उसको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त किसान भाई ये ध्यान रखें, वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुसार जिस भी पोषक तत्व की कमी है उसको ऐसे रासायनिक खादों का चयन करें या जैविक खादों का चयन करें जिसमें कि किसी पोषक तत्व की कमी आई हो तो किसान भाई ध्यान दें कि उस रासायनिक खाद में उस पोषक तत्व की मात्रा का अंश हो, तभी उस पोषक तत्व की कमी को पूर्ण कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त किसान भाई जैविक खादों का यदि प्रयोग करेंगे तो उपज पे किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मुख्य चीज़ें हैं जो एक किसान भाई को जो है मुख्य फसलों में प्रबंधन के समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से और उनसे पूछते हैं अगला प्रश्न। तो डॉक्टर साहब, हमारा अगला प्रश्न ये रहेगा कि रबी की मुख्य फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा एवं उनकी पूर्ति कैसे की जाएगी, इसके बारे में आप बताइए। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही सवाल किया है। देखिए, रबी की जो मुख्य फसलें हैं उनमें यदि हम बात करें गेहूँ, मसूर, चना, मटर, मेथी, सरसों, अलसी, ये इस क्षेत्र की यहाँ की जो है मुख्य फसलों में माना जाता है। यदि मृदा परीक्षण के उपरांत किसान जो हैं एक संतुलित पोषक तत्व प्रबंध करता है तो सबसे पहले बात आती है, यदि किसी भी पोषक तत्व की कमी या अधिकता है तो उसको वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुरूप उस पोषक तत्व की कमी को पूर्ण करें, किसी भी फसल में हो। उसके बाद बात यह आती है कि जो मुख्य फसलें हैं उनमें है गेहूं की, यदि हम बात करते हैं गेहूं की फसल में तो नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 120 किलोग्राम उसको नाइट्रोजन की पूर्ति करनी पड़ेगी, तब जाकर जो है गेहूं की फसल एक अच्छा उत्पादन दे पाएगी। इसी प्रकार से यदि फास्फोरस की बात करें तो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में हमें फास्फोरस की पूर्ति के लिए उसको देना पड़ेगा। इसी प्रकार से पोटास की यदि बात करते हैं तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें गेहूं की फसल में देना पड़ेगा। ये एक हर फसल का अलग अलग रहता है। ये फसल की जो अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए जो पोषण है भोज्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध करवाया जाना है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा हो गई। इसके अतिरिक्त यदि खेत में किसी पोषक तत्व की कमी है तो उसको वैज्ञानिक अनुशंसा अनुरूप पूर्ण करें। इसके बाद यदि हम बात करें चना की, मटर की, मसूर की, तो इन फसलों में जो है अपेक्षाकृत नाइट्रोजन की आवश्यकता कम रहती है, क्योंकि ये फसलें जो हैं 20-25 दिन बाद में स्वतः ही नाइट्रोजन का निर्माण करने लग जाती है। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण करके ये उसको अपने प्रयोग के लिए भोज्य पदार्थ के रूप में कार्य ले लेती है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें, इनमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर आवश्यकता रहती है। फास्फोरस की इनमें आवश्यकता अधिक रहती है, 60 किलोग्राम इनमें प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस की आवश्यकता रहती है। इसके अतिरिक्त पोटास की बात करें तो पोटास भी इनमें 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की रहती है। इन फसलों में अपेक्षाकृत फास्फोरस इसलिए आवश्यक रहती है क्योंकि इन फसलों की जड़ों में जड़ ग्रंथियां हैं जिनको नोड्यूल्स कहते हैं, वो बनते हैं। तो फास्फोरस जड़ विकास में अपना अहम रोल निभाता है। दोस्तों, कार्यक्रम में समय हो चला है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की वो ऐतिहासिक पहल है जिसके माध्यम से मौजूदा समय में 8 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। ये राशि 2,000 रुपए की 3 किस्तों में हर साल किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती हैं, जिससे उनकी खेती संबंधी छोटी छोटी जरूरतें समय रहते पूरी होती हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। ये विश्व का सबसे बड़ा डीबीटी कार्यक्रम है जिसमें सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा पहुंचता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी पीएम किसान योजना के निष्पादन की सराहना की है। सामान्य सेवा केंद्र, पीएम किसान पोर्टल और पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान इस योजना का लाभ लेते आ रहे हैं, जिससे किसान भाई बहन मोबाइल OTP और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के द्वारा अपना eKYC करते थे। अब पीएम किसान ऐप पे किसानों के लिए और अधिक सुविधा बढ़ा दी गई है ताकि किसानों से जुड़ी हर समस्या का समाधान हो। पीएम किसान ऐप का सबसे खास फीचर है फेस ऑथेंटिकेशन। इसमें अब फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से eKYC की सुविधा दी गई है। वृद्धावस्था में बढ़ती उम्र के साथ उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स हल्के होने लगते हैं, जिस कारण बुजुर्ग किसानों को eKYC में परेशानी होती थी। वहीं कई किसानों के पास आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर न होने के कारण भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब पीएम किसान मोबाइल ऐप फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा न OTP की झंझट, न फिंगरप्रिंट की परेशानी। किसान आसानी से खुद ही eKYC कर सकते हैं और साथ ही अपने नजदीकी 10 अन्य किसान मित्रों की eKYC करने में सहायता कर सकते हैं। ये प्रक्रिया 2-3 मिनट के अंदर ही पूरी हो जाती है। eKYC पीएम किसान योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है, जिससे पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध और पारदर्शी रूप से धनराशि प्रदान की जाती है। इसके साथ ही पीएम किसान ऐप में हर जानकारी को सरल तरीके से उपलब्ध कराया गया है। ऐप में व्यक्तिगत डैशबोर्ड है जिसमें लैंड सीडिंग, बैंक खाते के साथ आधार लिंक करने और eKYC स्टेटस से संबंधित सभी विवरण हैं। पैसे के भुगतान की स्थिति को भी आसानी से जाना जा सकता है, जिससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर और राज्य के नोडल अधिकारी से संपर्क संबंधित जानकारी भी उपलब्ध है, जिससे त्वरित सहायता सुनिश्चित की गई है। पीएम किसान ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये अपडेटेड मोबाइल ऐप पीएम किसान योजना की प्रक्रिया को आसान, सुलभ और कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में ज्यादा मददगार साबित होगा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को पूरा करेगा कि दूरस्थ क्षेत्रों के हर पात्र किसान तक पीएम किसान कार्यक्रम का लाभ तकनीक के माध्यम से आसानी से पहुंचे और आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़े देश का किसान। दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। चर्चा चल रही है रबी की मुख्य फसलों में पोषण तत्वों की पूर्ति कैसे की जाए। आइए और डॉक्टर साहब से विस्तार पूर्वक जानते हैं कि पोषक तत्वों की पूर्ति रबी की फसलों में हम कैसे करेंगे। तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में हमें और विस्तार पूर्वक आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए सर, गेहूं की, चना, मटर, मसूर
इन फसलों की हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और किसी अन्य पोषक तत्वों की कमी है तो उसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा की। अब आगे यदि हम देखते हैं तो सरसों और अलसी इस क्षेत्र की जो है मुख्य फसलें आती है। तो उनमें यदि हम बात करें तो उनको 20 किलोग्राम 60 किलोग्राम जो है उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है, 30 किलोग्राम फास्फोरस की और 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता रहती है। यहाँ पर मालवा में कुछ किसानों को अफीम की भी खेती देखने को मिलेगी। यदि हम अफीम की फसल में पोषक तत्व का प्रबंधन करते हैं तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है, 60 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता रहती है और 50 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता रहती है। अफीम की या अन्य जो मुख्य फसलें हैं यदि उनमें हम बार बार रिपीट करें, यदि किसी भी पोषक तत्व की कमी रहती है तो उनमें वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुरूप ही उसी पोषक तत्व की पूर्ति हेतु उस रासायनिक खाद का प्रयोग करें जिसमें उसकी मात्रा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि जितनी भी फसलें हैं उनमें फास्फोरस और पोटास की जो पूर्ति है बुआई के समय ही पूर्ति कर दी जाती है। पूरी की पूरी मात्रा किसी भी फसल में हो उसी समय बुआई के समय पूर्ण रूप से दी जाती है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन की है तो नाइट्रोजन की पूर्ति जो है खंडित मात्रा में प्रयोग की जाती है। जैसे यदि हम गेहूं की बात करें तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन में से हमें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है बुआई के समय प्रयोग करना है। बाकी का 60 किलोग्राम का नाइट्रोजन हमें 2 भागों में खंडित करके और फिर प्रयोग करना है। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन बहुत चंचल रहता है तो इसका जो उपयोग क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसके साथ ही हम बार बार किसानों से आग्रह भी करते हैं कि कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि नाइट्रोजन जो खंडित मात्रा में प्रयोग करते हैं वो पानी सिंचाई देने से पहले ही नाइट्रोजन को छिड़क के या भुरकाव करके उसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं करें। ऐसा करने से आपको जो यूरिया दिया है उसका आधा से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि कई बार किसान क्या करते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जड़ें रहती हैं, यूरिया हमने जैसे ही डाला पानी के साथ बह के 30 से 40 सेंटीमीटर जो है नीचे चला जाता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें आजकल नैनो DAP यूरिया का विकल्प बनता जा रहा है, नैनो यूरिया है इसका भी बहुतायत से प्रयोग चल रहा है। खड़ी फसल में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इनको घोल के हम खड़ी फसल में 20 से 25 दिन बाद कर सकते हैं। इनका सीड ट्रीटमेंट के लिए भी वही 2 से 4 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो बीजों की बुआई के समय जैसे बायो फर्टिलाइज़र का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गेहूं की फसल में एजेक्टोबैक्टर है, उसी प्रकार से अन्य कोई दलहनी फसल है तो उसमें जो हम राइजोबियम की स्पीसीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। यदि फास्फोरस की हम बात करें तो PSB हैं और अन्य उर्वरकों का प्रयोग हम बहुतायत से कर सकते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो खेती है में अनुचित मात्रा में जो रसायनों का प्रयोग हो रहा है उसके दुष्परिणाम देखने को हमें बहुतायत से मिल रहे हैं। यदि 20 साल पहले हम जाएं तो हमारा जो जैविक कार्बन था मिट्टी का वो घट के कहीं ना कहीं अभी 0.2 पे आ गया है। तो ये एक गंभीर और सोचनीय विषय है। इसके बारे में किसानों को अधिक से अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि गंभीर विषय है और इसके ऊपर हमें सोचने की भी अत्यंत आवश्यकता है। डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को रबी की मुख्य फसलों के और उनके पोषण संबंधी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी थैंक यू सर। दोस्तों कार्यक्रम में समय हो चला है अब खबरें खेती की, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती में। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। महिला समूहों को मिलेंगे ड्रोन, चिया की खेती देगी मुनाफा, पशुओं का च्यवनप्राश अजोला, मिश्रित खेती से किसानों को हो रहा लाभ, बकरी पालन में रखें सावधानी। अब खबरें विस्तार से। महिला समूहों को मिलेंगे ड्रोन,
किसानों के फायदे के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी सरकार काम कर रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। ड्रोन दीदी योजना के तहत 1261 करोड़ रुपए के कुल व्यय के साथ स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 15,000 ड्रोन वितरित किए जाएंगे। इन ड्रोन दीदी के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, वे आत्मनिर्भर बनेंगी, रोजगार सृजन से उनकी आजीविका बेहतर होगी। साथ ही खेती में ड्रोन का उपयोग बढ़ने से खेती में उन्नत होगी। पिछले कुछ समय से लोगों के खान पान में तेजी से बदलाव आ रहा है। जब आम जन भी भोजन के पोषक और पोषक तत्वों पर ध्यान देने लगे, चिया सीड भी पोषक तत्वों से भरपूर ऐसा अनाज है जिसकी मांग पिछले कुछ समय से तेजी से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में भी इसकी खेती की जा रही है। किसानों को इससे अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार चिया सीड्स की खेती किसी भी भूमि में की जा सकती है, लेकिन हल्की भुरभुरी और उचित जल निकासी वाली रेतीली दोमट मिट्टी को इसके अधिक उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। यदि खेत में इसकी बुआई के समय नमी की कम मात्रा हो तो हल्की सिंचाई करके खेत को बुआई के लिए तैयार किया जाता है। चिया सीड का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रति एकड़ के खेत में 10 टन सड़ी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद को खेत की जुताई करते समय डालें। चिया सीड्स की ऑर्गेनिक खेती के लिए नीम का तेल और नीम की खली की खाद सबसे उत्तम होती है। चिया की खेती करते समय पौधों को विशेष सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसका पौधा अधिक कमज़ोर होता है और अधिक पानी की वजह से पौधों के टूटने का खतरा अधिक होता है। चिया सीड्स के पौधे की बुआई करने के 110 से 115 दिन बाद पककर कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दौरान पौधों को पूरी तरह से उखाड़ लिया जाता है। इसकी 1 एकड़ खेत में तकरीबन 5 से 6 क्विंटल तक का उत्पादन प्राप्त हो जाता है। चिया के बीजों के बाजार में कीमत लगभग 1,000 रुपये प्रति किलो तक की होती है, जिससे किसान भाई इसकी 1 एकड़ की फसल में 5 से 6 लाख रुपए तक का मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं। पशुओं के लिए हरा चारा साल भर उपलब्ध नहीं रहता है। कई पशुपालक महंगा पशु आहार खिलाने में भी समर्थ नहीं होते हैं। केवल सूखा चारा खाने से पशुओं को पूर्ण पोषण नहीं मिलता है, जिससे उनके दूध देने की क्षमता भी घट जाती है। अगर पशुपालक चाहें तो पशुओं को साल भर हरा आहार अजोला खिलाकर स्वस्थ रखा जा सकता है, क्योंकि पशुओं का च्यवनप्राश भी कहा जाता है। अजोला एक अति पोषक छोटा जलीय फर्न पौधा है जो स्थिर पानी में ऊपर तैरता रहता है। अजोला को घर में होदी बनाकर तालाबों, झीलों, गड्ढों और धान के खेतों में भी कहीं भी उगाया जा सकता है। किसान इसको टबों, ड्रमों में भी उगा सकते हैं। यह पौधा पानी में विकसित होकर मोटी हरी चटाई की तरह दिखने लगता है। इसका उपयोग पशु आहार के रूप में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, शूकर, मछली और मुर्गियों आदि के लिए किया जाता है। अजोला को पशु आसानी से पचा सकते हैं। इससे पशुओं की प्रजनन क्षमता भी बढ़ती है। इसे पशुओं के आहार में शामिल करने से पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पिछले कुछ समय से किसानों में मिश्रित खेती का चलन तेजी से बढ़ रहा है। मिश्रित खेती अपनाकर किसान लाभ भी कमा रहे हैं। मिश्रित खेती ऐसी खेती को कहते हैं जिसमें 2 या अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाया जाता है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाने और बढ़ाने के लिए उन्नत फसल चक्र को अपनाया जाता है। इसके साथ इसमें पशुपालन भी किया जाता है। भोपाल जिले के गोलखेड़ी गांव के किसान श्याम सिंह ने जैविक और कृषि विविधीकरण को अपनाकर 9 एकड़ जमीन पर खेती की। 2 एकड़ में सब्जी, 4 एकड़ में अनाज और 2 एकड़ में फल लगाए। बची हुई जमीन पर जैविक खाद बनाने का काम भी खेत में ही किया जाता है। यही बनी खाद का उपयोग खेती में किया जाता है। श्याम सिंह द्वारा उगाए जाने वाले जैविक अनाज, सब्जी और फलों की मांग खूब बन रही है। मिश्रित खेती के अंतर्गत श्याम सिंह ने पशु भी पाले हुए हैं। दुधारू पशु उन्हें अतिरिक्त आय प्रदान करते हैं और उनसे प्राप्त गोबर का प्रयोग जैविक खाद बनाने के लिए किया जाता है। बकरी पालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साथ ही दैनिक आय का भी एक अच्छा जरिया है। बकरी पालन जहां कम लागत में शुरू किया जाता है, वहीं इससे कम समय में अच्छी आमदनी भी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में ही जो व्यक्ति बकरी पालन कर रहे हैं
उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उन्हें बकरी पालन में अधिक से अधिक लाभ मिल सके। बकरी रखने का बाड़ा साफ सुथरा और हवादार होना चाहिए। बाड़े का फर्श को कच्चा और रेतीला रखना चाहिए। समय समय पर वहां चूने का छिड़काव करना चाहिए। एक वयस्क बकरी को उसके वजन के अनुसार रोजाना 1 से 3 किलोग्राम हरा चारा, आधा से 1 किलोग्राम भूसा और 1.5 से 400 ग्राम दाना रोजाना खिलाना चाहिए। बकरियों को PPR, ET, खुरपका, गलघोटू और चेचक के टीके ज़रूर लगवाएं। ये टीके मेमनों को 3 से 4 माह की उम्र के बाद लगते हैं। बकरियों को अंतः परजीवी नाशक दवाइयाँ साल में 2 बार ज़रूर पिलाएं। बकरियों को अधिक सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाने के इंतज़ाम करें। नवजात मेमने के आधे घंटे के भीतर बकरी का दूध पिलाने से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। हम फिर मिलेंगे कृषि दर्शन के अगले अंक में कृषि संबंधी फिर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।